हाय एवरीवन, आज हम थोड़ा सा कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम 2025 में ऐसे कैंडल बिजनेस से जुड़े सवालों के बारे में बात करेंगे जो कि गूगल पे, यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं फेसबुक पे किसी न किसी ने मेरे से पूछा है। और ट्रस्ट मी, ये सारे सवाल वही आम सवाल है जो हर कोई जब भी कैंडल बिजनेस स्टार्ट करता है या कैंडल बिजनेस कर रहा है वो पूछता है। तो आज हम उन 12 सवालों के बारे में बात करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम भागू है, मैं BTU कैंडल बिजनेस चलाती हूँ और ये चैनल जो है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू माय बिजनेस, कैसे आप बिजनेस में स्टार्ट कर सकते हैं, कैंडल बिजनेस से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। 2026 के लिए सबसे अच्छा कैंडल मेकिंग वैक्स क्या है? मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है, मैं हर साल देती हूँ और ईमानदारी से बोलूँ तो कोई भी अच्छा वैक्स नहीं है। ट्रस्ट में कोई नहीं है। मैं आपको 2026 में कुछ ऐसे वैक्स बता सकती हूँ जो पॉपुलरिटी में टॉप पे पहुँच गए हैं और मैं कहूँगी कि शायद उसमें कोकोनट सोया ब्लेंड है। इसका रीज़न है कि स्मूथ टॉप है, लॉन्ग बर्न टाइम है, ये ट्रेंडी है। आप इसे इस एक तरह से नेचुरल टाइप प्रोडक्ट या नेचुरल टाइप वैक्स के रूप में मार्केट कर सकते हैं, जो बहुत सारी वजहों में से एक है। मैं यही कहूँगी कि ये स्ट्रेट सोया वैक्स जितना फिनिकी नहीं है। ये बेस्ट वैक्स नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये प्रेफरेंस का मामला है। बेस्ट वैक्स हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है क्योंकि वो निर्भर करता है कि आप ढूंढ क्या रहे हो। क्या आप स्ट्रॉन्ग कोल्ड थ्रू ढूंढ रहे हो, क्या आप स्ट्रॉन्ग हॉट थ्रू ढूंढ रहे हो, दूसरे शब्दों में सबसे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कैंडल ढूंढ रहे हो, क्या आप वो ढूंढ रहे हो जो अच्छा कलर करता हो, या आप वो ढूंढ रहे हो जो कि सस्ता हो और सभी जगह अवेलेबल हो, क्या आप ट्रेंडिंग ढूंढ रहे हो। बेस्ट वैक्स को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और हर किसी का प्रेफरेंस जो है वो डिफरेंट है। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अलग अलग टाइप की पैराफिन वैक्सेस का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मुझे सोया का एक्सपीरियंस है। फिर मैं सोया जो यूज़ करती हूँ 2 डिफरेंट टाइप की सोया यूज़ करती हूँ। सो बहुत सारे चीज़ों में ये बोलेंगे कि स्ट्रेट सोया वैक्स भी यूज़ करते हैं, बट मैं जो बोलूँगी मुझे सबसे ज़्यादा जो वैक्स का एक्सपीरियंस है वो सोया का एक्सपीरियंस। इसके अलावा बहुत सारी वैक्सेस है, पाम वैक्स है, बी वैक्स है, ऑलिव ऑयल वैक्स है, बहुत सारे वैक्सेस है। मैं यही कहूँगी कि सबसे कॉमन जो है वो पैरा सोया वैक्स है, पैराफिन और सोया का ब्लेंड। बहुत सारे लोग पैराफिन और सोया का ब्लेंड यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि सोया कुछ कॉन्स होते हैं जो कि जैसे स्मूथ टॉप नहीं देता है, या जो वैक्स है उसमें बहुत सारे कलर वेरिएशन हो जाते हैं, या फिर वो जो होल्ड की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है लेकिन जब हॉट थ्रू होता है तो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए उसको बेटर बनाने के लिए बहुत सारे लोग उसमें पैराफिन वैक्स को मिक्स करते हैं और पैरा सोया वैक्स इस पैराफिन और सोया का ब्लेंड होता है। और वो इसलिए क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट को मिला रहे हैं। वो इसलिए बोलूँगी क्योंकि सोया जो है सोया इंडस्ट्री में पॉपुलर है, बेस्ट वैक्स है, इधर पैराफिन में वैक्स है, तो आप दोनों के बेस्ट को मिला करके अपना एक बेस्ट बना रहे हो। और इसका रीज़न ये है कि ये लॉन्ग टर्म बर्न मिलेगा, एस्थेटिक भी बहुत अच्छा होगा, अच्छा हॉट थ्रो होगा, और सबसे ज़्यादा कि इसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको विक इजीली मिल जाएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई बेस्ट वैक्स नहीं है। ट्रस्ट मी, आप कैंडल मेकर के रूप में अपनी टेस्टिंग से पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैक्स आपके लिए बेस्ट है। नंबर 2, सही विक साइज कैसे चुने? विक साइजिंग 3 सबसे जरूरी फैक्टर पर डिपेंड करती है, वैक्स टाइप पर, जार डायमीटर पर और फ्रेग्रेंस लोड। फ्रेग्रेंस लोड का मीनिंग है कि फ्रेग्रेंस की अमाउंट, हम कैंडल में जितनी अमाउंट हम ऐड करते हैं। ज्यादातर लोग फ्रेग्रेंस 6 to 10% के बीच में यूज करते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम फ्रेग्रेंस की अमाउंट से विक साइज नहीं बदलती है अनटिल अनलेस जो ऑयल है वो विस्कस नहीं हो। विस्कस का मतलब है हैवी ऑयल। बहुत सारे जैसे वनीला ऑयल या सिट्रस, वो तो रियली हैवी ऑयल होते हैं, उनको अगर हम ज्यादा ऐड करेंगे तो उनका विक इश्यू हो सकता है। ऐसा कोई यूनिवर्सल राइट साइज नहीं है, ना ही यूनिवर्सल साइज है वैक्स के टाइप पे बेस्ड, क्योंकि ये तीनों कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं। सो आप अगर सोया वैक्स लेते हो, 3 डायमीटर का जार लेते हो और 10% फ्रेग्रेंस ऑयल लेते हो तो उसके बेस पे एक नंबर होता है जो कि यूजुअली रिकमेंडेड होता है। जो आपको दिमाग में नोट करके रखनी है वो कि वैक्स टाइप और जार साइज, वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और साइज से आमतौर से मतलब है जार का डायमीटर। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, वो है कि जार का टाइप जो होता है उसके ऊपर भी उसका भी फर्क पड़ता है। तो आमतौर पर टिन कैंडल में छोटा विक साइज रख सकते हैं। सिरेमिक हीट अच्छा नहीं रखता है, अंदर अच्छे से रिटेन नहीं करता है, तो उसके लिए आप एक साइज बड़ा
विक यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जनरल रूल है जो वेरी करेगा। लेकिन अगेन मैं बोलूंगी आपको खुद को टेस्ट करना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज है आपका वैक्स टाइप और आप जार का डायमीटर, और यही वजह है कि कोई यूनिवर्सल विक चार्ट नहीं है। आप फेसबुक ग्रुप में बहुत सारे लोग गाइड के बारे में पूछते हैं कि कहाँ क्या है, कोई विक गाइड है। बहुत सारी आपको विक गाइड्स मिल जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उसे यूज करें अनटिल अनलेस आपको पता है कि कौन से वैक्स टाइप आप यूज कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ विक गाइड्स जो होगी बेस्ड ऑन वैक्स के टाइप पे होती है। अगर आप सोया यूज कर रहे हैं तो उसके बेस्ड जो भी आप जार यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा। सेम अगर आप पैराफिन यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको एक गाइड मिल जाता है, वो आपको एक बेसिक एस्टिमेशन दे सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ टाइम जैसे मैंने बोला कि वो स्पेसिफिक वैक्स के बेस्ड होंगी और जो लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से होता है। तो जब तक आप वही एग्जैक्ट वैक्स और वही डायमीटर सब कुछ सेम यूज कर रहे हैं तो आप वो विक गाइड यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने कॉम्बिनेशन में चेंज किया बट आपने डायमीटर सेम रखा तो वो विक का साइज भी चेंज हो जाता है। सो विक गाइड्स जो बेस्ट देते हैं वो रिलेटिवली डिफरेंशियस है विक साइज के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर आप CDN 8 या 10, 12 या इको 1, 2, 3 या प्रीमियम 725, 735 और 750 के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेशन में कैसे हैं, लेकिन वो आपको राइट विक साइज डिटरमिन करने में रियली हेल्प नहीं करेगा क्योंकि उसे पता नहीं है कि आप कौन सा वैक्स यूज कर रहे हैं। तो मैं लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास विक गाइड है तो आप कम से कम साइज में डिफरेंस का एक रफ आइडिया ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कहां से शुरू करें तो बेस्ट ऑफ है कि आप ग्रुप्स में जाके पूछें। बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे कैंडल मेकिंग से रिलेटेड। नहीं तो आप जो सप्लायर है उससे भी आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि मैं ये वैक्स यूज कर रही हूँ और तो मुझे ये डायमीटर है मेरे का, तो कैन यू गिव मी एटलीस्ट रफ एस्टिमेशन। तो आपको एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, एक अच्छी रिकमेंडेशन मिलेगी। उस पॉइंट से कुछ टेस्टर बनाएं कुछ अलग साइजेस के साथ में, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ में, तो प्रिटी क्विकली आपको एक राइट विक मिल सकता है। लेकिन अगेन कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यूनिवर्सल कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको उस जार के साथ में आपको ये वाला विक यूज करना है क्योंकि ये तीनों रिलेटिवली जुड़े हुए रहते हैं। अगेन आपको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट के बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि मेरी कैंडल बर्निंग के समय स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों नहीं देती है। वो हम हॉट थ्रो इशू कहते हैं, और हॉट थ्रो वो स्मेल है जो अरोमा की स्ट्रेंथ जब कैंडल बर्निंग होती है कोल्ड थ्रो के अपोजिट वो स्मेल होती है। और कोल्ड थ्रो होती है जब कैंडल सेल्फ पे रखी हुई हो, कोई बर्न बिना जलाए जो स्मेल है वो होती है कोल्ड थ्रो। तो हॉट थ्रो इशू आमतौर पर 3 चीज़ों का रिजल्ट होता है, पॉसिबली रॉन्ग विक साइज, फ्रेग्रेंस ऑयल की कमी या पुअर फ्रेग्रेंस ऑयल या वैक्स टाइप। तो चलिए इन्हें क्विक ब्रेक डाउन करते हैं। रॉन्ग विक साइज से शुरू करते हैं, और मैं कहना चाहूंगी कि रॉन्ग विक टाइप या साइज, क्योंकि हर वैक्स का एक प्रेफरेंस विक होता है जिसके साथ वो बेस्ट वर्क करता है, और आपको राइट कॉम्बिनेशन चाहिए विक टाइप और साइज का अपनी कैंडल में, ताकि वो प्रॉपर हीट जनरेट कर सके और फ्रेग्रेंस ऑयल को वेपोराइज कर सके। क्योंकि अगर वो वेपोराइज नहीं होगा तो वो कभी भी मेल्ट पूल नहीं बनेगा, वैक्स से स्केप भी नहीं होगा, और एयर में कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं डिफ्यूज होगा, और इसकी वजह से एयर के अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं जाएगी तो किसी भी टाइप का स्मेल नहीं आएगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं कैंडल जब बर्न करती हूँ तो उसके ऊपर खड़ी रहती हूँ तो मुझे स्मेल करता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी कैंडल रियली कोई फ्रेग्रेंस एयर के अंदर नहीं छोड़ रही है। आपको विक टाइप और साइज चाहिए जो कि काफी हीट जनरेट कर सके और फ्रेग्रेंस ऑयल को वैक्स से एस्केप कराए और एयर में डाले ताकि आपकी कैंडल स्मेल करे। यही वजह है कि टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेफ्टी के लिए टेस्ट करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस के लिए भी टेस्ट करना चाहिए। नंबर 2 है फ्रेग्रेंस ऑयल। फ्रेग्रेंस ऑयल की वजह से कई बार आपकी हॉट थ्रो का इशू हो सकता है। वो फ्रेग्रेंस ऑयल की कमी हो सकती है, हालांकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है क्योंकि आजकल जो लोग वैक्सेस यूज करते हैं वो काफी मात्रा में फ्रेग्रेंस ऑयल को होल्ड करते हैं, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10% या इससे भी ज्यादा परसेंटेज होता है। तो आमतौर पर ये इशू होता नहीं है। हालांकि फ्रेग्रेंस ऑयल, सभी फ्रेग्रेंस ऑयल
कई बार ऐसा होता है कि इक्वलिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन फ्रेग्रेंस ऑयल की क्वालिटी रियली इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप हाई क्वालिटी के फ्रेग्रेंस ऑयल यूज कर रहे हैं या कुछ ऐसे सॉल्वेंट जो सिग्निफिकेंटली डाइल्यूटेड है, अब सभी फ्रेग्रेंस ऑयल कई मटेरियल का मिक्सचर होता है, लेकिन कुछ में स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट होते हैं तो वो उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ में सभी फ्रेग्रेंस ऑयल सेम नहीं है, कुछ कंपोनेंट नेचुरली लाइटर होते हैं दूसरों से और वो फ्रेग्रेंस ऑयल लाइटर बनेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी क्वालिटी फ्रेग्रेंस ऑयल में इन्वेस्ट करें। बहुत सारी कंपनी क्वालिटी फ्रेग्रेंस ऑयल बेचती है। अगर आप किसी भी ब्रांड में जा रहे हो, आप किसी भी सप्लायर से खरीद रहे हो, तो मेक श्योर करें कि उनकी रिव्यूज कैसे हैं और आप बिफोर मेकिंग कैंडल एक सैंपल जरूर खरीद के अपना तरफ से बना के देखें। अब थर्ड है वैक्स टाइप। जैसे कि हमने बोला कि डिफरेंट टाइप की वैक्सेस होती है और वैक्स टाइप कई बार आपके जो हॉट थ्रो है उसको इम्पैक्ट करती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ऑब्वियसली आपको अच्छी क्वालिटी फ्रेग्रेंस ऑयल चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप कैंडल प्रॉपरली विक नहीं है तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी, लेकिन वैक्स टाइप एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। इसकी वजह है कि सभी वैक्सेस के प्रॉस एंड कॉन्स है, अलग एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। सोया वैक्स एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस के लिए बेस्ट के रूप में जाना नहीं जाता है। मतलब ये नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो या उसमें अच्छा फ्रेग्रेंस ऑयल, आप अच्छा सेंट, अच्छा हॉट थ्रो नहीं पा सकते हो, लेकिन हार्डर है। ये फ्रेग्रेंस ऑयल के बारे में पिकियर है, अच्छा काम करती है। आमतौर पर कैंडल में फ्रेग्रेंस डेवलप होने के लिए ज्यादा समय चाहिए। वहीं पैराफिन वैक्सेस और कुछ अदर टाइप की वैक्सेस होती है जो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हॉट थ्रो देती है और इजीली उसमें आप विक भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी कैंडल प्रॉपरली विक्ड है, अच्छा क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल यूज कर रहे हैं, तो आप किसी भी वैक्स में एक अच्छा सेंट थ्रो पा सकते हैं। कई बार ऐसा है कि आप डिफरेंट वैक्सेस को यूज करके अपना ब्लेंड भी बना सकते हैं। वो सभी वैक्सेस के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। कुछ हॉट थ्रो में अच्छा देते हैं, कुछ फ्रेग्रेंस ऑयल, ज्यादातर फ्रेग्रेंस ऑयल में मिक्स होके अगर आप प्रॉपरली उसको क्योर करते हैं तो भी आप उसमें अच्छा फ्रेग्रेंस ऑयल ले सकते हैं। बी वैक्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सारे रीजन से फैंटास्टिक वैक्स है, लेकिन जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थ्रो के लिए बेस्ट। और बी वैक्स अपना नेचुरल सेंट है, वो अक्सर फ्रेग्रेंस ऑयल से कम्पीट करता है। तो अगर आप कैंडल बना रहे हैं और आप अभी भी ग्रेट थ्रो नहीं पा रहे हैं तो ये सिंपल वैक्स हो सकता है। तो मतलब नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, रीच आउट टू मी। ग्रुप में दूसरे कैंडल मेकर से पूछो, वहां पे ग्रेट कम्युनिकेशन होता है, बहुत लोग हेल्प करते हैं। तो आपको ये जानना है मेन कि जो भी आप वैक्स यूज कर रहे हो उसके साथ में कौन सी विक जाएगी। अगर वो आपने डिसाइड कर लिया, फ्रेग्रेंस ऑयल स्टिल एक ऐसा कंपोनेंट है जो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको फिगर आउट करना है कि बेस्ट विक किस वैक्स के साथ में बेटर जाएगी। जैसे अगर आप सोया वैक्स की बात करें तो उसको सीडी जो विक है वो ज्यादा बेटर होती है उसके लिए, क्योंकि वो हीट ज्यादा देता है और वो बहुत जल्दी फास्ट गर्म भी करता है। नंबर 4, क्या आप एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं फ्रेग्रेंस ऑयल के बजाय? टेक्निकली हाँ, लेकिन ज्यादातर एसेंशियल ऑयल कैंडल कन्वेंशन के लिए डिजाइन किए हुए नहीं होते हैं। पोटेंशियली बहुत सारे इश्यूज लीड कर सकते हैं, तो बहुत फास्ट इवोपरेट होंगे, क्विकली बर्न ऑफ हो जाते हैं। तो कम से कम आम तौर पे विक सेंट जो होती है वो फायर हजार्डस भी हो सकती है। बहुत सारी कंपनीज एसेंशियल ऑयल की कैंडल्स बनाती है और अगर आप सोच रहे हैं बनाने का तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा और ये श्योर करना है कि वो सेफ हो, प्रॉपरली बर्न हो रही हो, साथ में अच्छे से सेंट थ्रो कर रही हो। ये फैक्ट एक्सेप्ट करे कि जनरल स्पीकिंग में वो स्ट्रॉन्ग सेंट थ्रो नहीं देती है, क्योंकि उसमें सेंट्स या एसेंशियल ऑयल बहुत देर तक नहीं टिकता है। वो बहुत फास्ट इवोपोरेट होंगे और फास्ट बर्न ऑफ भी होंगे। सो एसेंशियल ऑयल जो है वो कैंडल के साथ जाने के लिए डिजाइन नहीं किए होते, जबकि कैंडल मेकिंग के लिए डिजाइन किए गए फ्रेग्रेंस ऑयल स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड होते हैं कैंडल की वैक्स के साथ में कंबाइन होने के लिए, बाइंड होने के लिए, और वो काफी देर तक रहते हैं। उनकी सेंट भी अच्छी होती है, जनरली स्ट्रॉन्ग होंगे और कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे, क्योंकि एसेंशियल ऑयल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जब भी आप खरीदने जाते हैं। नंबर 5, मुझे अपनी कैंडल में कितना फ्रेग्रेंस ऑयल यूज करना है? मोस्ट ऑफ वैक्सेस जो होती है 6 to 10% के बीच में होल्ड करती है। इसमें कहीं कभी कुछ ज्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है, बट वो यूजुअली वेट के हिसाब से होता है। अगर आप सपोज कीजिए 10 ounce की कैंडल बना रहे हैं, यानी 280 ग्राम की कैंडल बना रहे हैं, 10% के फ्रेग्रेंस लोड के हिसाब से उसमें 10 ounce या 28 ग्राम फ्रेग्रेंस ऑयल जाएगा। ये मैथ है, ईजी होता है, आप उसे हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट इन द बॉक्स, आई विल लेट यू नो कि हाउ टू डू दैट मैथ फॉर्मूला। आई यूज इट एंड आई थिंक आई मेड
मेड अ वीडियो ऑल्सो, आई एम गोना लिंक दैट वीडियो ऑल्सो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो 6 to 10% के बीच में यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है वैक्स के ऊपर, कभी 8% हो सकता है तो कभी 9% हो सकता है। आप थोड़ा ज़्यादा लाइटर अगर फ्रेग्रेंस है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर सुपर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑयल है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कुछ वैक्सेस आमतौर पर सोया वैक्सेस, कोकोनट वैक्स आपको दूसरों से ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। कुछ होते हैं वो खुद, और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने टेस्ट करके आप खुद भी डिटरमिन कर सकते हैं, बट जो रेंज है वो 6 to 10 के बीच में होती है। अगर आप अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहते हैं तो 8 to 9% तक आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन आप फेसबुक ग्रुप्स में जा कर के स्पेसिफिक वैक्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप जहाँ से वैक्स खरीद रहे हैं वो भी एक रिकमेंडेड अमाउंट होता है। जैसे मैं टार्ट वैक्स यूज़ करती हूँ उसमें 15% तक होल्ड करता है, वहीं सोया 464 में 10% मैक्सिमम होता है। बट आप टार्ट वैक्स को उसके अंदर मिक्स करके आप वो जो लोड का परसेंटेज है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है देन आई वुड से आप करिए। अदरवाइज अगर 10% में या 8% में बहुत अच्छा सेंट दे रही है, यू डोंट हैव टू डू इट। नंबर 6, मेरी कैंडल टनल क्यों कर रही है या अनइवन बर्निंग क्यों हो रहा है। तो ये आमतौर पर विकिंग इशू है। अगर आपका विक बहुत छोटा है तो वो प्रॉपर हीट जनरेट नहीं करेगा और प्रॉपरली वैक्स को फ्यूल नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होता है कि वो बर्न आउट हो जाएगा और कैंडल बीच में से स्ट्रेट डाउन टनल करेगा। तो आपको ऐसी विक टाइप और साइज चाहिए जो कि प्रॉपर हीट जनरेट कर सके, ताकि वो पूरी वैक्स को टॉप लेयर को मेल्ट कर सके और दैट लेयर कैन रीच टू साइड्स ऑफ द कैंडल, और प्रॉपरली जो मेल्ट पूल है वो वैक्स को फ्यूल के रूप में यूज़ करके फ्लेम को फीड करने लगे। और ये एक साइकिल है, और ये साइकिल जो होगा वो कंबंशन साइकिल होता है, और ऐसे कैंडल असेंशली वर्क करती है। बड़े जार्स में आपको अक्सर एक से ज़्यादा विक चाहिए, और हो सकता है कि आपके पास जो कैंडल आप बड़ा विक यूज़ कर रहे हो लेकिन वो अपना जॉब प्रॉपर नहीं कर रही है, देन इट्स टाइम टू स्टेक 2 विक्स और 3 विक्स। ये डिपेंड करता है जार के साइज़ पर और आपके वैक्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास वैक्स है जो रियली हार्ड है, हाई मेल्ट पॉइंट है, तो आपको हॉटर विक लेना पड़ सकता है या 2 या 3 विक ऐड करें। जनरल रूल के रूप में मैं ये बोलूँगी 3 इंच या उससे आसपास है, छोटा है तो 1 विक काफ़ी है। लेकिन अगर 3.5 या 3.1/4 उससे बड़ा है तो आपको कम से कम 2 विक्स चाहिए, मोस्ट ऑफ टाइम 2 विक्स चाहिए। और अगर आप 4 इंच या बड़ा डायमीटर है तो आपको शायद 3 विक भी यूज़ हो सकती है। ये सिर्फ वैक्स टाइप पर डिपेंड करता है जो आप यूज़ कर रहे हैं, और फिर देन उसके लिए आप ग्रुप्स की हेल्प ले सकते हैं, फेसबुक ग्रुप, या मोस्ट ऑफ टाइम जो अब सप्लायर है वो भी रिकमेंड करते हैं। बट ये है कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ट्रिकी साइज है वो है 3 इंच की रेंज से या 3.25 में, जहाँ 2 विक्स के साथ 2 विक्स के लिए बहुत छोटा है लेकिन 1 विक के लिए बहुत बड़ा है। तो वो नेविगेट करने के लिए एक टफ डायमीटर हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये आपको फिगर आउट करना है कि आपकी 3 या 3.1/4 जो भी 3-3.25 इंच का जो आप जार यूज कर रहे हैं उसके लिए 1 विक परफेक्ट है या 2 विक परफेक्ट है। आपके पास ऑप्शंस है कि आप 1 विक भी यूज कर सकते हैं उसके लिए या 2 विक्स भी, लेकिन अगर 2 विक यूज कर रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 विक जो जिस सीरीज का यूज कर रहे हैं, जैसे सीडी का कर रहे हैं या इको का कर रहे हैं, जो स्मॉलेस्ट विक है वहां से आप 2 विक का ट्राई कर सकते हैं। नंबर 7, मेरी कैंडल को कितना लंबा क्योर होना चाहिए यूज करने या सेल करने से पहले। अब ये एक टॉपिक है खुद में जो मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन कैंडल एक्चुअली क्योर नहीं होती। क्योर एक नाम है, एक वर्ड है जो इंडस्ट्री में स्टक हो गया, लेकिन वो रियली है नहीं। क्योरिंग एक टोटली डिफरेंट साइंटिफिक प्रोसेस है, लेकिन ये एक वर्ड है जो हम इंडस्ट्री में हर समय यूज करते हैं। तो रियली इसका मीन है कैंडल मेकर्स के लिए कि क्योरिंग एक कैंडल का सिंपली मतलब है कैंडल को काफ़ी समय देना है सिट करने के लिए, सॉलिडिफाई होने के लिए, और श्योर करने के लिए कि फ्रेग्रेंस और वैक्स और डाई या जो भी आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं वो एक साथ टुगेदर अच्छे से बॉन्ड हो जाए। तो सब मतलब है
कोई एक्चुअली कॉयरिंग प्रोसेस नहीं चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी ये है कि आपको वो प्रोसेस होने के लिए कितना समय देना चाहिए कैंडल बर्न करने से या सेल करने से पहले। टाइप से वेरी करेगा। कुछ वैक्स में अक्सर इससे बहुत कम समय में भी वो रेडी हो जाती है। ये कैंडल की साइज पर भी डिपेंड करता है। तो आपको सोया जैसी वैक्स को फुली सॉलिडिफाई होने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है। बाहर की सरफेस से लगेगा कि ये हो गया है, कूल हो गया है, सॉलिड हो गया है, लेकिन इनसाइड में अभी भी बहुत सारे चेंजेस और शिफ्टेड हो रहे हैं। आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे सैकड़ों सोया के ऑप्शंस है। मैं वैसे ये कहूँगी कि मैन्युफैक्चर के जो रिकमेंड करता है उसके हिसाब से आप जाएं। ईमानदारी से ज़्यादातर वैक्सेस कुछ दिनों में फुली सॉलिडिफाई हो जाती है। सोया वैक्स भी उनमें से एक है। क्या आप एक एक्स्ट्रा दिन या 1 या 2 हफ्ते देना चाहते हैं, जैसे वैक्सेस मैन्युफैक्चरर या वैक्स सप्लायर जो रिकमेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट टू बी सेफर साइड आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। कुछ नोटिस करते हैं कि फ्रेग्रेंस उस टाइम पीरियड में थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है। फिर से वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन मैं कम से कम हर कैंडल को कुछ दिन दूंगी बर्न करने से पहले या सेल करने से पहले। और अगर आप सोया या हैवी सोया ब्लेंड जैसे वैक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो फुल वीक या 2 वीक दे करके आप खुद एक तरह से श्योर हो सकते हैं कि कैंडल पूरी तरह से रेडी है कि नहीं है। अगर आप रियली अबव एंड बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि स्पेशली न्यू कैंडल मेकर्स या जिन्होंने अपना प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, उसमें रूल ऑफ 2 होता है। मैं जब भी कोई कैंडल बनाती हूँ 2 दिन बाद टेस्ट करती हूँ बर्न करके, 2 हफ्ते बाद टेस्ट करूंगी और फिर 2 महीने बाद टेस्ट करूंगी। वो सिर्फ देखने के लिए है कि जो सब कुछ यूज हो रहा है वो रियली कंसिस्टेंट है कि नहीं है। क्या मुझे 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद और 2 महीने बाद अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है या प्रीटी कंसिस्टेंट है। अगर कुछ नहीं तो ये आपको एक प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बताता है। क्या मुझे कम से कम कुछ हफ्ते का इंतजार करना चाहिए एक कैंडल को सेल करने के लिए या कुछ दिनों के बाद? तो डिपेंड्स ऑन कि आप खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैंडल 2 हफ्ते के लिए क्योर करना है कि 2 महीने के लिए क्योर करना है कि 2 दिन में क्योर करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो भी वैक्स टाइप यूज कर रहे हैं। सोया के लिए यूजुअली 1 to 2 वीक्स बोलते हैं। मैं 1 वीक टाइम देती हूँ क्योंकि 1 वीक में सफिशिएंट वैक्स और फ्रेग्रेंस ऑयल है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है। नंबर 8, मुझे अपना वैक्स किस टेम्परेचर पोर करना चाहिए। अच्छा, हर वैक्स एक तरह से एक स्वीट स्पॉट होता है। आई वुड से थोड़ा बहुत वेरी करता है और ज़्यादातर इन इक्वेशन में जनरल पैटर्न देख सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैं ये बोलूँगी कि हर अलग वैक्सेस का अलग पोरिंग टेम्परेचर होता है जो कि थोड़ा उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। कुछ वैक्सेस बहुत हॉट पोर होना पसंद करती है, बहुत सारे जैसे कोकोनट वैक्स, पाम वैक्सेस, कुछ पैराफिन वैक्सेस, जितना हॉट होगी उतना अच्छा होगी। वहीं सोया वैक्स जो है वो लोअर इज बेटर, लेकिन कुछ सोया वैक्सेस जो होती है कूलर द बेटर। और फिर बहुत सारी वैक्सेस जो बीच में कहीं पर रहती है। फॉर एग्जाम्पल कूलर का मतलब होता है 120, 130, 140 फ़ारेनहाइट की रेंज में, और हॉटर का मतलब है 200 के आसपास, और कुछ होती है बीच में। लेकिन यहाँ पे जो मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप जहाँ कैंडल बना रहे हैं उसका ज्योग्राफिक, आपके घर का, स्टूडियो का, वेयर हाउस का, उसका जो सेटअप है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। जैसे उसका सेटअप हो गया, डिफरेंट सेटअप है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, सब कुछ अफेक्ट कर रहा है कि आपकी कैंडल कैसे सेट होगी है। यही वजह कि कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। सप्लायर और वैक्स मैन्युफैक्चरर अक्सर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ने बोला 150 के आसपास पोर करना है, तो आप जहाँ पर भी अपनी कैंडल बना रहे हैं उसके डिपेंड्स, आप 140 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है। यही वजह है कि स्पेसिफिक आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है जब भी लोग इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता सकती हूँ। ये भी कहूंगी कि आपके इन्वायरमेंट में आप शायद 3 डिफरेंट टाइप की कैंडल को पोर करें, डिफरेंट टेम्परेचर पे पोर करें जो आप यूज कर रहे हैं, फिर इसको देखिए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब कुछ अफेक्ट कर सकता है कैंडल कैसे सेट होती है उसके ऊपर। आप आइडियली क्या ढूंढ रहे हो, वो एक कैंडल है जो नाइस एंड इवन सेटअप हो। विक के आसपास कोई मेजर डिप नहीं होना चाहिए, टॉप स्मूथ होना चाहिए। वो हर किसी के लिए स्पेशली डिफरेंट वैक्सेस की डिपेंड करती है। जनरल स्पीकिंग जितना हॉटर आप कैंडल करेंगे वो कैंडल वॉल से उतना अडेसिव होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा सिंक होल होंगे क्योंकि हॉट वैक्स
एक्सपेंड करती है, कूल होने पर कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो आपको कुछ सिंक होल या दूसरे इश्यूज मिल सकते हैं। कैंडल को कूल अगर पोर करते हैं तो वैक्स कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वो इतना हॉट नहीं रहता है और एक्सपेंड करना शुरू नहीं करता है। तो आपको आमतौर पर कम सिंक होल मिलेंगे, लेकिन ये बहुत क्विकली कूल हो रहा है। इसकी वजह से उसके अंदर कुछ लाइंस, क्रैक्स या पुअर जार एडिशन हो जाता है। तो फिर से मैं आपको ये बोलूँ कि आपको खुद को टेस्टिंग के थ्रू आपका स्वीट स्पॉट पता करना है। यही वजह है कि मैं हमेशा बोलती हूँ मेक श्योर दैट आप टेस्ट कर रहे हो। टेस्ट करके आपको अपने एनवायरनमेंट के, अपने वेदर के हिसाब से फिगर आउट करना है कि कौन सा टेम्परेचर आपके लिए बेस्ट है। नंबर 9, क्या कैंडल बनाना सस्ता है या खरीदना? अगर आप सिर्फ कुछ कैंडल बनाना चाहते हैं तो आप खरीदना आपके लिए सस्ता रहेगा, क्योंकि ये देन डिपेंड करता है कि कैंडल की टाइप पे। अगर आप $60-100 की लग्जरी कैंडल खरीद रहे हैं या फिर आप $5 से $15 की कैंडल खरीद रहे हैं, जनरली स्पीकिंग अगर आप कैंडल खरीद कर यूज करना ज्यादा सस्ता है। लेकिन कई बार जब आप बनाना शुरू करते हैं और आप उसे लंबे समय तक कर रहे हैं तो आप मटेरियल बल्क में खरीदते हैं तो आपकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाती है और आप अपनी खुद कैंडल बना के बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अगर आप इसे बिजनेस में टर्न करने की बात कर रहे हैं तो ये पूरा एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपका कॉस्ट कैंडल बनाने का आप उस मार्कअप प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे। और 1-2 कैंडल बनाना इज इजी, बट अगर आप इस कैंडल बनाने के प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, आप इस क्राफ्ट को एंजॉय कर रहे हैं, देन अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एज अ हॉबी भी अपना कैंडल खुद बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या मैं 2026 में कैंडल्स बेच करके बहुत पैसा कमा सकती हूँ? क्या ये प्रॉफिटेबल है? यस, एब्सोल्युटली। बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको 3 रियल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने होंगे: टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग एंड ब्रांडिंग, और 4th आपको पेशेंस। देखिए, चीज़ों के लिए प्रोडक्ट और मटेरियल की जो कॉस्ट मनी है, तो आपको सीखना है कि इस प्रोडक्ट को कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए। आपको सीखना है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करके कैंडल कैसे बना जाए। उस कैंडल की परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए टेस्ट करें, फिर उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाएं। लेकिन फिर आपको फिगर आउट करना है कि इस प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे करें, आप कैसे स्टैंड आउट करें, आप कुछ कैसे बनाएं जो कि आपकी थीम, आपकी निश में फिट हो, आप डिफरेंट करें, लोगों से डिफरेंट हो, आप किसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ब्रांड क्या है। अगर आप रैंडम कैंडल बना रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है तो ऑडियंस पाना मुश्किल है, कस्टमर बेस बनाना हार्ड है। तो आपको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सीखनी है। आप अपने प्रोडक्ट प्राइस करने हैं। अगर आप वो सब कर सकते हैं, देन यू कैन गो एंड यू कैन लर्न, यू कैन इम्प्रूव द स्किल। आप इन दिनों प्रीटी मच कुछ भी बेच करके पैसा कमा सकते हैं अगर आप बिजनेस समझते हैं तो। और ये रियली कैंडल मेकिंग क्वेश्चन नहीं है, ये कैंडल बिजनेस क्वेश्चन है। हैंडमेड कैंडल इंडस्ट्री थ्राइविंग है, बहुत सालों से, दशकों से चली आ रही है, ये कहीं नहीं जा रही है। और अगर आप स्पेशली थीम बेस्ड कैंडल बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक लग्जरी प्रीमियम ब्रांड बना सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, स्टैंड आउट कर सकते हैं, आप वैल्यू बिल्ड कर सकते हैं, कस्टमर बेस बिल्ड कर सकते हैं। यही तरीका है कि आप कैंडल सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं, जैसे प्रीटी मच और बिजनेसेस के जैसे होता है। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। नंबर 11, मुझे कैंडल बनाने के लिए कौन सा इक्विपमेंट चाहिए? बहुत बेसिक है, जो भी मैंने अपने मोस्ट ऑफ वीडियोस में अपने बताया है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर भी मैं आप वीडियो का लिंक भी डालूंगी जिससे आप देख सकते हो कि आपके बेसिक स्टेप्स क्या चाहिए। इनिशियली आपको बेसिक स्टेप चाहिए होते हैं, लेकिन अगर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आपके इक्विपमेंट चेंज हो सकते हैं। सिंपल किचन स्केल मेल्टिंग पॉट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए अलग अलग साइजेस, अलग कलर्स, जो भी अफोर्डेबल है, स्केल, मेल्टिंग पूल, थर्मामीटर, बेसिक पोरिंग पिक्चर, जार्स, आपका वैक्स विक और आपका फ्रेग्रेंस। और आप मेरे चैनल से बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना देख सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना है, कोई स्टूडियो का स्पेस नहीं चाहिए, होम क्राफ्ट है, अपने किचन से शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप स्केल और ग्रो करते हैं, आप उसे प्योर हॉबी से छोटा बिजनेस के रूप में टर्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप क्राफ्ट शोज, इवेंट करना शुरू कर सकते हैं, फिर ग्रो करके आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। मटेरियल, आपका इक्विपमेंट, आपके प्रोडक्शन, आपके प्रोसेस बेसिक चेंज हो जाएंगे बाद में, लेकिन इनिशियली आपको नहीं ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है। नंबर 12, क्या मुझे कैंडल सेल करने के लिए इंश्योरेंस या लाइसेंस चाहिए? शॉर्ट आंसर यस, आपको एब्सोल्युटली इंश्योरेंस चाहिए अगर आप कैंडल सेल कर रहे हैं। अगर आप खुद के लिए होम कैंडल बना रहे हैं ऑब्वियसली नहीं, लेकिन जैसे ही अगर आप दूसरों को कैंडल सेल कर रहे हैं, स्पेशली दूसरों के लिए बना रहे हैं, तो एक सिंगल फायर क्लेम कवरेज आपके बिजनेस को स्टार्ट होने से पहले डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा आपके पर्सनली फाइनेंसेस को भी
हर्ट कर सकता है। सो रियली 2 मेन टाइप के इंश्योरेंस आपको चाहिए, पॉलिसी के अंदर होने चाहिए, वो होता है जनरल लायबिलिटी और प्रोडक्ट लायबिलिटी। जहाँ तक लाइसेंसिंग परमिट रिक्वायरमेंट का सवाल है, कोई सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि आपके स्टेट, आपकी सिटी, आपकी कंट्री पे डिपेंड करता है, लोकल पर डिपेंड करता है। और बेसिक जब भी आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। साथ में वार्निंग लेबल्स हर कैनल पे होना चाहिए। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने बात करी, एक प्रॉपर कोर्स बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं, मैं वो लिंक डाल दूंगी। लेकिन बेसिक हमेशा याद रखना है कि आपको लीगल प्रोटेक्शन ऑप्शनल नहीं है। आपको अगर आपको ये रियली बिजनेस करना है, जिस मोमेंट आपने प्रोडक्ट सेल करने का डिसाइड किया, किसी भी काइंड का, नॉट जस्ट कैंडल, किसी का टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस होना चाहिए। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो काफ़ी लोगों ने पूछे हैं। शायद मैंने भी जब स्टार्ट किया था मेरे भी ये बहुत सारे सवाल थे, और अभी भी लोग ऑनलाइन बहुत सारे पूछ रहे हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन। अगर और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल दोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।